गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पादपों में श्वसन समझने जा रहे हैं। पादपों में श्वसन श्वसन क्रिया यानी क्या? ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की क्रिया। मानवों में, जीवों में श्वसन की क्रिया पाई जाती है। हम वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फेफड़ों में भर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो यह श्वसन है। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमारे संग्रहित खाद्य पदार्थ हैं वो श्वसन की क्रिया करके और क्या उत्पन्न करेंगे? ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और वह ऊर्जा काम करने में खर्च होगी। पादपों में भी बिल्कुल इसी तरह से ऑक्सीजन कार्य में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। पादपों में भी श्वसन की क्रिया, जब बीज का अंकुरण है वो श्वसन के लिए उसमें श्वसन आवश्यक है। तो श्वसन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। इसमें बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटता है और ऊर्जा को मुक्त करता है। इसको हम दहन से समकक्ष समझ सकते हैं। कोई वस्तु जब वातावरण में जलाई जाती है तो उसे हम कहते हैं दहन। तो दहन में क्या अपन देखते हैं? जब आग लगती है तो प्रकाश भी उत्पन्न होता है और ताप, टेम्परेचर भी फील होता है। तो पर जब यह क्रिया कोशिका के भीतर होती है तो न तो प्रकाश उत्पन्न करती है न ताप उत्पन्न करती है। ताप थोड़ी मात्रा में उत्पन्न करती है, परंतु जो ऊर्जा मुक्त होती है वह एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। हम पहले देख चुके हैं दहन और श्वसन में अंतर। तो श्वसन की क्रिया कोशिकाओं के अंदर, पादपों में भी कोशिका के भीतर ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में संग्रहित खाद्य पदार्थ, यानी प्रमुख खाद्य पदार्थ है अपना ग्लूकोज, यह श्वसन की क्रिया कर क्या बनाता है? ऊर्जा मुक्त करता है। और वह ऊर्जा किस में काम आती है? बीजों के अंकुरण में काम आएगी, फिर पौधे को पादप की वृद्धि में काम आएगी, फल फूल पत्तियां बनाने में काम आएगी, वृद्धि करने में कार्य आएगी। तो पादपों को भी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो पादपों को ऊर्जा के लिए पादपों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। पादपों में श्वसन के लिए हम श्वसन को ऐसे समझ सकते हैं कि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज का अणु किसमें बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलता है और उस क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त करता है। वह ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। तो पूरी श्वसन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। ये जटिल क्रिया है। 2 चरण कौन कौन से हैं? ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब चक्र। ग्लाइकोलिसिस यानी क्या? इसके कुछ मुख्य बिंदु हमने लिखे हैं। अकर इन साइटोप्लाज्म, यह जीव द्रव्य में संपन्न होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। इसे ईएमपी पाथवे कहा। ईएमपी पाथवे यानी इसको खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक थे, एम्बडेम, मेयरहोफ, पार्नास, इसलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जीव द्रव्य में संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म में संपन्न हो रही है और इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अब जब भी कोई वस्तु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलेगी तो कम ऊर्जा मुक्त होगी। कम ऊर्जा मुक्त होगी तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जीव द्रव्य में हो रही है, उसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। कम ऊर्जा मुक्त होने के साथ साथ इसका प्रारंभिक जो पदार्थ है वो कौन है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज 10 सीक्वेंशियल अभिक्रियाओं के अंत में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाएगा और पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाने के लिए 10 अभिक्रियाएं चल रही हैं जो रेखीय क्रम में है। ग्लाइकोलिसिस रेखीय पथ है। यह प्रारंभ होता है ग्लूकोज से, क्योंकि श्वसन के लिए एक प्रारंभिक पदार्थ कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है, जो सरलता से उपलब्ध है पादपों में। तो ग्लूकोज का अणु जब ग्लाइकोलिसिस की क्रिया चालू करता है तो पहले उसका सक्रियण करना आवश्यक है। तो ग्लूकोज के एक अणु का, जो कि 6 कार्बन युक्त है, ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त पदार्थ है, इसके एक अणु का सक्रियण करना है। सक्रियण करने के लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी द्वारा ऊर्जा लेकर के ये एडीपी बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदला, यानी एक फॉस्फेट अणु मुक्त हुआ, ये ग्लूकोज के साथ जुड़ गया और बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
ग्लूकोज के छठे कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़ता है, इसे हम कहते हैं सक्रियण, ग्लूकोज का एक्टिवेशन। सो फॉस्फोरिलेशन भी कह सकते हैं, ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, ग्लूकोज का श्वसन की अभिक्रिया में भाग लेने हेतु सक्रियण किया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज में बदल जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। अगर मिरर इमेज कह सकते हैं हम, मिरर के अंदर ग्लूकोज की संरचना बना करके देखें तो वो कैसी दिखेगी, उल्टी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दिखेगी, और वो कहलाती है आइसोमर, फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमर में बदला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये सब एक अणु है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम बदला फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज ने अपना सक्रियण किया तो फ्रक्टोज के छठे कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़ा है, अभी प्रथम कार्बन पर भी आ जाता है। तो फॉस्फेट समूह आने के लिए फिर से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक फॉस्फेट को मुक्त करता है और खुद बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का एक अणु बना, एक मॉलिक्यूल। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन युक्त अणु है, यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेस और बनाता है एक अणु डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक अणु 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो एक अणु बना 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एक अणु बना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का, 2 अणु, और ये दोनों ही 3 कार्बन युक्त अणु हैं। तो 6 कार्बन वाले एक अणु से 2 अणु 3 कार्बन वाले बन गए। ये दोनों एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी किस में बदल जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 3 का तात्पर्य है कि ये ग्लिसरैल्डिहाइड के तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़ा है। अब ये 3 कार्बन वाले यहाँ 2 अणु हो गए, एक और एक 2 अणु। ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में बन रहे हैं 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। एल्डिहाइड किस में बदल रहा है, अम्ल में, ग्लिसरिक एसिड में। जब एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है तो कौन सा एंजाइम काम आया, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया। यहाँ हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहे हैं, वो NAD को NADH2 बना देते हैं। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट में बदल देता है। तो यहाँ NADH2 बनता है। NADH2 भी ऊर्जा कारक पदार्थ है, प्रबल अपचायक पदार्थ है यह भी, और यह भी ATP अणु के समान ऊर्जा को संग्रहित करता है। एक NADH2 में 3 ATP के बराबर ऊर्जा संग्रहित होती है। तो यहाँ क्योंकि 2 अणु थे इसलिए 2 NADH2 बने। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एल्डिहाइड से एसिड बन गया। अब इससे पहले और तीसरे 2 कार्बन पर फॉस्फेट समूह है, प्रथम कार्बन का फॉस्फेट समूह मुक्त हो रहा है। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदला, यानी प्रथम कार्बन से फॉस्फेट समूह मुक्त हुआ। तो ये फॉस्फेट समूह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल रहा है, क्योंकि यहाँ 2 अणु थे, 2 ATP मुक्त हुए, 2 फॉस्फेट मुक्त हुए, और वो फॉस्फेट 2 ADP को 2 ATP में बदल रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बने। 3-फॉस्फो यानी तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट समूह ग्लिसरिक अम्ल के, और ये ग्लिसरिक अम्ल कितने कार्बन वाला अणु है, 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लिसरिक अम्ल 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदला, यानी तीसरे कार्बन पर ATP से दूसरे कार्बन पर आ गया। फिर एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बना फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बदला पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक अम्ल में। यहाँ कौन सा एंजाइम काम आया, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम काम आया, और ये पाइरुवेट काइनेज की उपस्थिति में बना पाइरुविक अम्ल। पाइरुविक अम्ल भी 3 कार्बन युक्त अणु है, यहाँ 2 अणु बने। एक यहाँ पर फॉस्फोइनॉल से पाइरुविक अम्ल बना
तो 2 एटीपी मुक्त हुए, 2 एटीपी नहीं, 2 फॉस्फेट समूह जो एडीपी को एटीपी में बदल देते हैं। तो ये 10 क्रियाओं में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 अभिक्रियाओं का एक रेखीय क्रम है जहां ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु में बदल जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमें क्या उत्पाद मिला? तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 एटीपी यहाँ बना है, 2 एटीपी यहाँ बने, यानी 4 एटीपी बने, ये 4 एटीपी बने। यहाँ और यहाँ एक एक एटीपी खर्च हुआ था, तो ये 2 एटीपी यूज्ड, तो नेट गेन 2 एटीपी। शुद्ध रूप में एटीपी ऊर्जा कितनी मिली ग्लाइकोलिसिस में? 2। हमें यहाँ 2 NADH2 भी मिले थे। हमने कहा एक NADH2 में कितनी एटीपी है? 3 एटीपी के बराबर ऊर्जा है, तो 2 × 3 एटीपी बराबर 6 एटीपी ऊर्जा NADH2 से प्राप्त होगी। तो 6 एटीपी NADH2 से आएंगे, 2 एटीपी शुद्ध एटीपी के रूप में प्राप्त हुए। टोटल हमारा लाभ क्या हुआ? 8 एटीपी का टोटल लाभ हुआ। अब ये पायरुविक अम्ल आगे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब चक्र में जाएगा, क्योंकि हमें अभी 38 एटीपी ऊर्जा बनानी है। 8 एटीपी बनाए हैं, 30 एटीपी बनाने बाकी है। वो 30 एटीपी ऊर्जा कहाँ बनेगी? क्रेब चक्र में, यानी श्वसन का ये आधा हिस्सा पूरा हुआ है, बाकी आधा हिस्सा अभी माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्र चलता है उसे कहते हैं हम क्रेब चक्र। यह श्वसन का बाकी आधा हिस्सा है। तो अब हम चलते हैं क्रेब चक्र पर। क्रेब चक्र, क्योंकि हेंस क्रेब नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसको क्रेब चक्र कहते हैं। ये चक्रीय अभिक्रिया है, यहाँ देख रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिकांग है। कौन सा कोशिकांग है? इसे हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, इसलिए यहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब चक्र संपन्न हो रहा है। क्रेब चक्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। इसे TCA पाथवे, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इस साइकिल में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा। और सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसका प्रथम जो उत्पाद बनेगा वो सिट्रिक एसिड है, अतः इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो 3 नाम है, क्रेब चक्र कह दो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र कह दो, अथवा सिट्रिक अम्ल साइकिल कह दो, तीनों एक ही बात है। इसमें नेट गेन क्या मिलेगा हमें? 30 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी। क्रेब चक्र ग्लाइकोलिसिस के बाद संपन्न हुआ। ग्लाइकोलिसिस में हमने 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनाए जो कि 3 कार्बन युक्त हैं। अब यही पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने से पहले वे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पर एक संक्रमण अभिक्रिया करते हैं, यानी मध्यवर्ती अभिक्रिया करते हैं कि पायरुविक अम्ल सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएंगे, पहले माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में प्रवेश करेंगे, फिर झिल्ली से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बाकी की अन्य क्रियाएं होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें याद करें तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिनके अंदर क्रिस्टी पाए जाते हैं। क्रिस्टी के ऊपर F1 कण होते हैं। F1 कण में श्वसन से संबंधित ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है, बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन का काम आगे चलेगा। तो F1 पार्टिकल, तो मैट्रिक्स के अंदर पहले से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। हम कह रहे हैं पायरुविक अम्ल जब माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पर प्रवेश करता है तो झिल्ली पर एक संक्रमण अभिक्रिया हुई, मध्यवर्ती अभिक्रिया हुई, और वह यह है पायरुविक अम्ल का एक अणु जो जीव द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में उसे कोएंजाइम A मिलता है।
ए सह एंजाइम है, ये कोएंजाइम ए यानी सह एंजाइम। जब एंजाइम के साथ कोई नॉन एंजाइम पार्ट जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं सह एंजाइम। तो ये पायरुविक अम्ल जो कि 3 कार्बन युक्त अणु है वह एक सह एंजाइम से अभिक्रिया करके बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस क्रिया में पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है। एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हुआ और जल का अणु भी मुक्त हुआ। यहाँ जो हाइड्रोजन आयन मुक्त हुए जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O टूटा तो ऊर्जा मुक्त हुई, वह ऊर्जा NAD को NADH2 में बदल देती है। अब पहला अपना एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्योंकि ये 3 कार्बन युक्त था, एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन निकल गया तो ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड बन गया? 2 कार्बन वाला। अब पहले से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मौजूद है मैट्रिक्स में, क्योंकि ये साइकिल का अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद और एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों जुड़ने पर, अभिक्रिया होने पर प्रथम उत्पाद बना सिट्रिक अम्ल, जो कि 6 कार्बन हमें दिख रहा है। 4 कार्बन और 2 कार्बन दोनों मिलकर क्या बना? 6 कार्बन वाला एक यौगिक बनाया, उसका नाम है सिट्रिक अम्ल। जब ये बनता है तो ये कोएंजाइम में वापस मुक्त हो जाता है। ये कोएंजाइम में वापस काम में आएगा नए पायरुविक अम्ल को लाने में। तो यहाँ ये कोएंजाइम का चक्र चलता रहता है। एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सो एसिटिक एसिड से सिट्रिक अम्ल बना रहा है। सिट्रिक अम्ल 6 कार्बन युक्त है। ये एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में बन रहा है सिस एकोनिटिक अम्ल। इस चक्र को हमें एज इट इज ही लर्न करना है। सिस एकोनिटिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन रहा है? आइसोसिट्रिक अम्ल। यहाँ जल का अणु मुक्त हो रहा है, यहाँ जल का अणु कार्य में आ रहा है, आइसोसिट्रिक अम्ल बना रहा है। आइसोसिट्रिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जल का अणु मुक्त करता है, हाइड्रोजन भी मुक्त करता है, क्योंकि यहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आया। तो जो ऊर्जा मुक्त हुई यहाँ पर भी वो NAD को NADH2 बनाने में काम आ गई और ये बन गया ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन, तो यहाँ से देखिए सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक, आइसोसिट्रिक, ऑक्जेलोसक्सिनिक, ये सब 6 कार्बन युक्त अणु है। 1, 2, 3 और 4। 6 कार्बन युक्त अणु में से अब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी मुक्त होगा, तो ये बन गया 5 कार्बन वाला अणु, 5 कार्बन युक्त अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। यहाँ डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम आया। डी कार्बोक्सिलेज जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा है। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना और डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। तो यहाँ ऑक्जेलोसक्सिनिक 6 कार्बन में से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। बेसिकली ये पायरुविक एसिड से निकला और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का 5 कार्बन युक्त यौगिक बनाया। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बन रहा है और कोएंजाइम ए को लेकर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन युक्त यौगिक है। ये 5 कार्बन युक्त है, इसमें से पुनः एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हुआ और 4 कार्बन युक्त सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाया। तो पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन थे। प्रथम कार्बन यहाँ मुक्त हुआ, दूसरा कार्बन यहाँ पर मुक्त हो गया, तीसरा कार्बन यहाँ पर मुक्त हो गया। यानी पायरुविक एसिड के तीनों कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चले गए और हर बार जब वो जाते हैं क्या मुक्त करते हैं? ऊर्जा। वो ऊर्जा कहाँ काम आती है? NADH2 के रूप में संग्रह कर ली गई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक अम्ल में बदल रहा है। सक्सिनिक अम्ल में बदलते समय ये कोएंजाइम ए को पुनः मुक्त कर देता है। फिर से ये कोएंजाइम ए अल्फा कीटोग्लूटेरिक के साथ में जुड़ करके सक्सिनाइल कोएंजाइम, तो ये कोएंजाइम ए का एक साइकिल यहाँ चलता है, कोएंजाइम ए का एक साइकिल यहाँ चलता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक अम्ल में बदल रहा है। सक्सिनिक अम्ल बनते समय ATP मुक्त हो रहे, एक फॉस्फेट समूह मुक्त हो रहा है, वो GDP को GTP बना रहा है। ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट का ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल रहा है। यहाँ से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए
सक्सिनिक एसिड बना, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, ये सब 4 कार्बन युक्त है, 1 2 3 4 और 5। ये सब क्या कर रहे हैं, ये पहला जो हमारा यौगिक था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वो बना रहे हैं। तो हर एक स्टेप पर सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड में भी हाइड्रोजन मुक्त हुए। ये FAD फ्लेविन एडिनिन फ्लेविन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जुड़ के फ्लेविन एडिनिन डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट बना रहा है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना रहा है, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये सब 4 कार्बन युक्त है और ये ऊर्जा मुक्त करते जा रहे हैं, जो NAD को NADH2, FAD को FADH2, GTP को GDP को GTP में बदल रहे हैं। और पुनः प्रथम उत्पाद बनाया, प्रथम यौगिक बनाया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद था। तो ये चक्र के रूप में क्रिया चलती रहती है। इस चक्र से फायदा क्या हुआ हमें, 4 NADH2 बनाए, 1 2 3 और 4 NADH2 बने इस पूरे चक्र में। एक FADH2 बना, NADH2 FADH2 ये क्या है, अब प्रबल अपचायक पदार्थ है। ये अपने अंदर ऊर्जा को संग्रहित करके रखे हुए हैं, किसके समान, ATP के समान। एक NADH2 में 3 ATP के समान ऊर्जा संग्रहित है, एक FADH2 में 2 ATP के समान ऊर्जा संग्रहित है। ये GTP 1 ATP के बराबर ऊर्जा को संग्रहित किए हुए हैं। तो यहाँ हमें लाभ हुआ है 4 NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP का। ये सारे जो FADH2 NADH2 बने, ये सब अब कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण चक्र में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। हमने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरफ मुक्त होता है, प्रकाश अभिक्रिया में ये हमने देखा था। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम पर जाते हैं तब ये ऊर्जा को मुक्त करते हैं। तो यहाँ NADH2 में जो संग्रहित ऊर्जा है वो 3 ATP के बराबर है। तो 4 NADH2 बने हैं, तो इनको हम करते हैं 3 ATP के बराबर है, अतः इनको करते हैं 4 × 3 बराबर 12 ATP। ये इलेक्ट्रॉन चक्र में बनेंगे। 1 FADH2 2 ATP के बराबर है, अतः हम लिखेंगे 1 × 2 बराबर 2 ATP। एक GTP 1 ATP के बराबर है, अतः इसको लिखेंगे 1 × 1 बराबर 1 ATP। टोटल हमें मिले 12, 13, 14 और 15 ATP। तो एक पाइरुविक अम्ल के अणु के क्रेब चक्र के द्वारा कितने अणु मुक्त होंगे, 15 ATP के अणु होंगे। तो ऐसे हमारे पास पाइरुविक अम्ल के अणु कितने बने थे ग्लाइकोलिसिस में, 2। तो एक पाइरुविक अम्ल से 15 ATP बने, तो 15 × 2 पाइरुविक अम्ल थे अपने, 2 पाइरुविक अम्ल। ये तो एक पाइरुविक अम्ल से थे, तो एक पाइरुविक से 15 ATP, तो 2 पाइरुविक अम्ल से 30 ATP अणु का लाभ हमें होगा। 30 ATP हमने कहाँ बनाए, क्रेब चक्र में। 8 ATP कहाँ बने थे, ग्लाइकोलिसिस में। 8 ATP ग्लाइकोलिसिस में बने थे, ग्लाइकोलिसिस। तो हमारे पास एक ग्लूकोज के अणु से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई, 38 ATP। और ये जो 38 ATP है वो किसके समान है, 686 किलो कैलोरी के समान ऊर्जा है, 38 ATP। तो एक ग्लूकोज का अणु श्वसन की क्रिया ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र में जाकर कितने अणु मुक्त करेगा, 38 ATP अणु बनाएगा, ऊर्जा को मुक्त करेगा। और 38 ATP अणु कितनी ऊर्जा मुक्त करेंगे, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करेंगे। यहाँ हमारा टॉपिक पादपों में श्वसन कंप्लीट होता है। अगली बार में हम देखेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे कार्य करता है।